हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, आज की जो हमारा लेक्चर है, ये वाला आज का जो लेक्चर है, इसमें पिछले लेक्चर के बारे में पहले थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। हम लोगों ने एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ जो है, उसको शुरू किया था। इससे पहले जितना कुछ किया, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है? और एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ में हम लोगों ने प देखा था कि एथिकल इश्यूज़ सेपरेट होते हैं और प्रोफेशनल इश्यूज़ एक सेपरेट बिल्कुल चीज़ है। एथिकल इश्यूज़ में हम लोग जो मेमोनिक यूज़ करते हैं, याद रखने के लिए कि पेपर में किस तरह से सॉल्व करें, दैट इज़ आईसीसीआई। जिसमें हमने बताया था कि आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंस थ्रेड जिसमें आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से लेकर आपके जो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन थ्रेड जितना कुछ था, वो यहाँ पे फॉल कर जाता है इटसेल्फ। इसके अलावा सी स्टैंड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, नेक्स्ट सी स्टैंड करता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एंड द फाइनल आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इन दोनों के बारे में सेपरेट लेक्चर था जिसमें हमने समझा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज़ है। सेकंड लास्ट लेक्चर इससे पिछली रिकॉर्डिंग से पिछले वाला लेक्चर था। और उसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर कोई खास लेक्चर नहीं, बस मैंने समझाया था कि इंटीग्रिटी एज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल हमें इसका अगर मीनिंग आता है व्हिच वाज़ के you should be straightforward and honest in or professional in business relationships। तो इंटेग्रिटी इटसेल्फ अगर आप क्लाइंट की नज़र से देखो तो क्लाइंट को क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। और अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, इसका मतलब आप सीधा पेपर के अंदर सवाल उठा दोगे द इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर। ठीक हो गया? कैसे उठाओगे वो हम लोग जब लाइव क्वेश्चन कर रहे होंगे तब भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी कि यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंटेग्रिटी के ऊपर हमने सवाल उठाया था। फिर हम लोग आए थे प्रोफेशनल इश्यूज़ की तरफ। प्रोफेशनल इश्यूज़ की मैंने एक छोटी-सी बात बताई थी कि सबसे पहली चीज़, जो चीज़ एथिकल में नहीं फ़ॉल करती, लेकिन वो ऑडिटर को अफ़ेक्ट कर सकती है। यानी आईसीसीआई को छोड़ के आईसीसीआई इटसेल्फ तो एथिक्स में फ़ॉल कर गया। आईसीसीआई को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें आप फ़ेस कर सकते हो एज़ अ ऑडिटर, जो आपने प्रोफ़ेशन में रिस्क या फिर आप इश्यूज़ फ़ेस करते हो, वो सारे के सारे प्रोफेशनल इश्यूज़ में आते हैं। अब ऑब्वियसली ये बड़ी एक वेग स्टेटमेंट है पेपर के लिहाज़ से कि यार आप इसके अलावा क्या चीज़ फ़ेस कर सकते हो, और हम लोग भी इसका मेमोनिक पढ़ते हैं हमेशा से। ठीक है? मेमोनिक क्या होता है? मैप आए। और हमने एक छोटी-सी और चीज़ पढ़ी हुई है कि ऑडिटर के प्रोफ़ेशन को जो-जो चीज़ हिट कर रही होती है, एथिक्स के अलावा दैट इज़ प्रोफ़ेशनल इश्यू। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया, ये एक वेग स्टेटमेंट है, ये सीधी तरफ हमें नहीं लेके जाती, तो हम लोग इसके लिए भी एक मेमोनिक पढ़ते हैं व्हिच इज़ मैप आई। एम स्टैंडिंग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि हम लोग कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस होता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कहलाता, ठीक है? दिस इज़ अ प्रोसेस जिससे आप क्रिमिनली एक्वायर्ड प्रोसीड्स को कन्वर्ट कर रहे होते हो, यानी ब्राइबरी, करप्शन के पैसे, यानी किसी भी और चीज़ के पैसे आप एक्वायर किए और वो आपने कन्वर्ट किए इनटू लीगल मनी। इसका एक पूरा प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके लिए सेफगार्ड्स क्या होते हैं, पिछली रिकॉर्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ। ऑडिटर लायबिलिटी है, फिर इसके अलावा ए स्टैंड्स करता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट, पी से बनता है और आई से बनता है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। प्रैक्टिस मैनेजमेंट एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। ये हम लोग क्वेश्चंस करने के बाद, एथिक्स और प्रोफेशनल के क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस मैनेजमेंट की तरफ आएँगे और फिर इसको समझेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स करने हैं वो 2 टॉपिक्स हैं। ऑडिटर की लायबिलिटी और दूसरी चीज़ आती है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, ठीक है? ऑडिटर की लायबिलिटी के बारे में हम लोग बुक अगेन हम लोग आएँगे सीधा-सीधा बुक के ऊपर ही, क्योंकि हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है, कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, और ये बुक के अंदर से हमें पढ़ाने की ज़रूरत इस वज़ह से पड़ी है कि क्योंकि दिस इज़ कह सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर सिनेरियो हर एक डिफरेंट होता है, एथिकल एंड प्रोफेशनल वाला, तो वहाँ पे हर एक चीज़ डिफरेंट तरीके से लग रही होती है। लेकिन सेफगार्ड्स हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के, जैसे सेफगार्ड्स से एमएलआरओ पढ़ा था, एमएलजीओ पढ़ा था हमने, ठीक है? इंटीग्रिटी के अंदर हमने पढ़ा है, ये सेफगार्ड्स वही रहते हैं, तो आपको मटेरियल ज़्यादातर बुक से ही मिलता है। इसके लिए कोई हैक नहीं यूज़ कर सकते। याद रखने के लिए आईसीसीआई, मैप आई हमने कर लिया, लेकिन इससे आगे कोई फर्दर इसका हैक नहीं है जिससे आप याद रख सको। प्रैक्टिस मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ हैक्स हैं, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसके लिए कोई हैक नहीं है भाई। तो हमें बुक से पढ़ना पड़ता है, चीज़ें निकालनी पड़ती है इम्पोर्टेंट। आज हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स ऑडिटर लायबिलिटी, और फिर लेक्चर खत्म होने के आखिरी 5-6 मिनट की जो क्लास होगी दैट वुड बी इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। तो बुक्स में हम लोग देख लेते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम बुक में डायरेक्टली इस चैप्टर की तरफ मूव करूँ, अगेन मैं बता दूँ कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेट कर रहा होता है, कुछ लीगल चीज़ों से रिलेट कर रहा होता है कि ऑडिटर की लायबिलिटी कैसे होती है, यहाँ पे भी कवर अप हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ इतना खास नहीं है, इसको पढ़ लेना। कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो डू आस्क मी एनी टाइम यू वांट टू, ठीक है? इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 हमारा हो चुका है, एथिक्स एंड प्रोफेशनल की बात बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 हो चुका है। आज हम लोग ये वाला चैप्टर भी अपना खत्म कर देंगे। फिर ये 3 चैप्टर तो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ऑडिट रिस्क, बिज़नेस रिस्क, इन्हीं से रिलेट करते थे। ठीक हो गया? लेट्स कम टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। मेरे पास ये पेज नंबर 129 पे बनता है। यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मैं पीडीएफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके पास तो बुक्स के अंदर पेज नंबर इसका 99 ही बनेगा।
या आगे पीछे हो सकता है अगर आपके पास लेटेस्ट बुक है तो। लेट्स कम टुवर्ड्स दिस चैप्टर। इसमें सबसे पहली चीज़ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी, लॉज़ एंड रेगुलेशंस, फ्रॉड एंड एरर, प्रोफेशनल लायबिलिटी एंड नेग्लिजेंस। अब इस सब कुछ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, ऑडिटर की लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑडिटर एक ऐसा बंदा है जो कि डरपोक भी है, एट द सेम टाइम वो बुज़दिल भी है। वो क्या चाहता है कि भाई मेरे ऊपर किसी किस्म का सवाल ना उठे, और अगर कोई कल को सवाल उठे भी तो मैं आज ही उसका सेफगार्ड अप्लाई करके बैठा हुआ हूँ कि भाई मुझे किसी किस्म का कल को कोई मसला ना बने, मेरी रेपुटेशन के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके, मेरे ऊपर कोई केस ना कर सके। अगर केस करे भी तो मैं छुप के साइड पे बैठा हूँ, मुझे पता है मैं सेफ हूँ। ये करने के लिए अगर ऑडिटर को लगता है ना कि कल को उसके लिए कोई मसला बन सकता है, कल को एक ऑडिटर के लिए कोई मसला बन सकता है, तो ऑडिटर हमेशा से अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए आज से ही सेफगार्ड्स लगाना शुरू कर देते हैं। आज से ही कोई ऐसा मसला जो कि रिपोर्ट करना चाहिए उसको रिपोर्ट कर देगा, ताकि कल को अगर कोई सवाल पूछे तो आप बता दो हाथ हैंड्स अप करके कि भाई मैं बता चुका हूँ, मेरे से मत पूछना दोबारा, ठीक है? या पूछ भी रहे हो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता, ठीक है? इसमें अब अगेन लायबिलिटी किस-किस चीज़ पे उठ सकती है लायबिलिटी की? अगर कोई कंपनी लॉज़ एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही तो अपने उस कंट्री के जो रेगुलेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या फिर एफबीआर हो गया या फिर कोई भी टैक्स का डिपार्टमेंट है, उनको चीज़ें रिपोर्ट कर दो उसी वक़्त। फ्रॉड एंड एरर हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, एरर हो रहा है, तो किसकी लायबिलिटी बनती है? ठीक है? एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी एक नेग्लिजेंस, अगेन यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है? क्या कहते हैं प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज इन रिलेशन टू लॉज एंड रेगुलेशंस एंड फ्रॉड एंड एरर वर कवर्ड इन ऑडिट एंड एश्योरेंस इन द एट द अप्लाइड स्किल लेवल। नेग्लिजेंस वाज कवर्ड इन कॉर्पोरेट लॉ एंड एट द अप्लाइड स्किल लेवल। भाई उसने बता दी कि ये जो चीज़ें आज आप लोग पढ़ने लगे हो ना, ये पहले पढ़ी हुई है और हाँ पढ़ी हुई है। फ्रॉड एंड एरर के ऊपर हमने एक पूरा ऑडिट का स्टैंडर्ड पढ़ा था, F8 में अगर नहीं भी पढ़ा था तो आज हम लोग पढ़ेंगे। भाई वो कहता था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई फ्रॉड एंड एरर ना हो, लेकिन ऑडिटर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती, उसने आइडेंटिफाई करके उसको बता देना है अथॉरिटी को कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया? आगे आते हैं। एग्ज़ाम फ़ोकस के ऊपर क्या क्या वो क्या पूछता है? उसने कुछ चीज़ें बताई हैं। प्रोफेशनल इश्यूज़ आर यूजुअली एग्ज़ामिन्ड अलोंगसाइड एथिकल इश्यूज़ बट कैन बी एग्ज़ामिन्ड ऑन देयर ओन। ठीक है। हम लोगों ने अपने पास्ट क्वेश्चन्स में जब एग्ज़ाम्पल देखे उसमें भी देखा था, या एथिक्स पूछा है या एथिक्स प्लस प्रोफेशनल पूछा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रोफेशनल उसने अलग पूछा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ प्रोफेशनल को आप इग्नोर कर दो कि अकेले नहीं आ सकता, आ सकता है। Typical exam questions may ask for respective responsibilities of management and auditors in respect of fraud and error or laws and regulations, or could ask whether an auditor is liable in a given situation. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात बोली है। क्या बोल रहा है कि भाई देखो, जिस वक़्त भी आपकी ऑडिटर के लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपसे किस सेंस में क्वेश्चन पूछने लगा? वो ये पूछेगा, ये जो फ्रॉड हो रहा है या एरर हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीधी बात आपने याद रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज लाइज विद द मैनेजमेंट फॉर फ्रॉड एंड एरर, या फिर लॉज एंड रेगुलेशंस की ब्रीच हो रही हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। क्या लायबल ऑडिटर, क्या ऑडिटर जो है वो लायबल हो सकता है उस चीज के लिए या नहीं, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। लेकिन अगेन हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से मैनेजमेंट की होती है, वो ऑडिटर की नहीं होती। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ जाता है लायबिलिटी के अंदर, ऑडिटर्स लायबिलिटी के अंदर लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर आता है। क्या कहते हैं? गाइडेंस रिलेटिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज प्रोवाइडेड इन ISA 250 रिवाइज्ड, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको आप प्लीज याद रख लें, जैसे हम लोग SBR में IFRS 15 रेवेन्यू याद रखते थे, हम लोग हर एक स्टैंडर्ड का याद रखते थे। दिस स्टैंडर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर कोई सवाल आ गया तो डायरेक्टली आपने एक करना है कि भाई इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या बात हो रही है लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। ठीक हो गया? ये ऑडिट का स्टैंडर्ड है। क्या कहते हैं आगे? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस में लीड टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इफ लायबिलिटीज फॉर नॉन कंप्लायंस आर नॉट रिकॉर्डेड, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड, और इफ दे लीड टू गोइंग कंसर्न इश्यूज व्हिच विल रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑन इफेक्ट द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसने बड़ी एक इंपॉर्टेंट छोटा सा ऑडिट रिस्क टाइप सवाल आपको करके दे दिया, ऑडिट रिस्क की तरह आपको समझा दी। क्या कहते हैं कि भाई देखो,
ऑडिटर की किस तरह से जिम्मेदारी बनती है लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए? देखो भाई, फ्रॉड हो रहा है, एरर हो रहा है, लॉज आप ब्रीच कर रहे हो, रेगुलेशंस आप ब्रीच कर रहे हो, तो होता क्या है? अगर गवर्नमेंट के साथ आपका एक एग्रीमेंट हुआ था, आपका लॉ था कि आपने लॉफुल थे कि आपने उस एग्रीमेंट को फॉलो करना है, या रेगुलेशन थी कि उस एग्रीमेंट को फॉलो करना है। इफ यू आर गोइंग टू ब्रीच दैट रेगुलेशन, ब्रीच दैट लॉ, तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। अब फाइन कहाँ पे पड़ता है? IAS 37 प्रोविजंस में। अगर कंपनी ने कोई लॉ या रेगुलेशन ब्रीच कर दी है, तो मेरे ऊपर डायरेक्ट ऑडिट रिस्क बन जाता है कि भाई देयर इज अ रिस्क कि इन्होंने वो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की हुई। ठीक है? दिस इज द केस जहां पे ऑडिटर लायबल हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर लॉज एंड रेगुलेशंस ब्रीच होने के केस में किस तरह मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ऑडिटर का काम तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके है ना। तो अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिस वक्त ऑडिट करेगा और उसको पता लगेगा कि यार इन्होंने कोई लॉ ब्रीच किया था जिसकी प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड, तो पहले तो वो ऑडिट रिस्क के ऊपर सवाल उठाएगा कि भाई IAS 37 की बात कर दी उसने। ठीक है? दूसरा स्टेप होता है कि आपने फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी डिस्क्लोज करना है कि लॉ एंड रेगुलेशंस के ऊपर कोई ना कोई मसला है। क्यों डिस्क्लोज करना है? क्योंकि यू वर द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस का ब्रीच हो रहा है। तो आपके ऊपर लायबल है कि आप डिस्क्लोज करो। इवन एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, जिस वक्त आप देखते हो कि कोई लॉ या रेगुलेशन तोड़ी जा रही है, कोई इंडिविजुअल तोड़ रहा है, कोई आपका नेबर तोड़ रहा है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है एज ए सिटीजन कि आप उस चीज को बताओ, लॉफुल ऑफिसर्स को बताओ, इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताओ, पुलिस को बताओ। अगर आप नहीं बताते और पता चल देता है कि आपने नहीं बताया, दिस इज कंसिडर्ड एज कि आप एविडेंस नहीं दे रहे, एविडेंस को कंसील कर रहे हो, एविडेंस छुपा रहे हो, और उस केस में यू आर आल्सो लायबल देन। तो ऑडिटर अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज ऑडिटिंग द कंपनी, और अगर वो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करता तो वो भी लायबल हो जाता है। फिर तो उसने तो अपनी लायबिलिटी कम करनी है ना। हमने तो ये बात पहले से सोची भी है कि भाई ऑडिटर जो है वो क्या है, वो डरपोक है, बुजदिल है, उसने अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं लेनी। ठीक है? पूरे इसमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन कंप्लायंस के ऊपर क्या कहता है? एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, either intentionally or unintentionally committed by the entity which are contrary to the prevailing laws and regulations. Non-compliance does not include personal misconduct unrelated to business activities of the entity. अब उसने यहाँ पे मीनिंग बता दिया कि व्हाट इज मेंट बाय नॉन कंप्लायंस। जब नॉन कंप्लायंस करोगे लॉज एंड रेगुलेशंस का, उसका मतलब क्या होगा? आपने कोई चीज जानबूझ के ओमिट कर दी, कोई कमीशन कर दी, कोई चीज रिकॉर्ड कर दी, ऐसी इधर गलती से की या जानबूझ के की, लेकिन आपने लॉ को ब्रीच किया, दैट इज नोन एज व्हाट, के भाई आपने लॉ को ब्रीच कर दिया है। अब ऑडिटर आगे जो उसका काम बनता है वो करे। ठीक हो गया? यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास है। यही चीज आप अभी इधर पढ़ोगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू इंश्योर दैट द एंटिटीज ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, इंक्लूडिंग दोज दैट डिटरमाइन रिपोर्टेड अमाउंट्स डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ISA 2050 जो हमने ऊपर पढ़े, इसका पार्ट नंबर 3 या पैराग्राफ नंबर 3 ये बात करता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपने चलना है, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर मैनेजमेंट पोजीशन नहीं सपोज कर सकता कभी भी ऑडिट में। ऑडिटर कंट्रोल नहीं दे सकता। अगर आपसे लॉ की इन्फोर्समेंट ऑडिटर आके कराएगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर के पास नहीं है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? ऑडिट कमेटी वाले। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी बिजनेस करे अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशंस, वो उनको ब्रीच ना करे। ठीक हो गया? आगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्या कहते हैं कि भाई मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योरिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये उसने कुछ स्टेप्स बता दिए कि आपने किस तरह से प्रिवेंट करना है नॉन कंप्लायंस को। नॉन कंप्लायंस में या आप लीगल तरीके को फॉलो करो तो आप ये प्रोसीजर्स अप्लाई करो। मॉनिटर करो लीगल रिक्वायरमेंट्स को, हर वक्त अप टू डेट रखो कि अपडेट्स क्या आ रही हैं। इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स आपके ठीक होने चाहिए। जब इंटरनल कंट्रोल्स ठीक होंगे तभी ऐसा होगा कि ना कि आप लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहे होगे। उसकी रीजन क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स आपने बनाए होंगे शुरू में, जब आप एक अच्छे बंदे थे, जब आपके दिल में कोई बुरी चीज नहीं होती, तो आपने किस तरह से बनाए होंगे इंटरनल कंट्रोल्स? लॉज एंड रेगुलेशंस को सामने रख के, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री के लॉज को सामने रख के अपने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं। अब वो इंटरनल कंट्रोल्स अगर फॉलो करोगे तो कोई लॉ ब्रीच नहीं होने वाला। तो अगेन इंटरनल कंट्रोल्स आपके अच्छे होने चाहिए और वो इंप्लीमेंट ठीक तरीके से होंगे, और तभी आप लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, अपना एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ विच शुड बी इन लाइन विद द कंट्रीज लॉज एंड रेगुलेशंस, और उसको फॉलो करो। Ensuring employees are properly trained and understand the code of conduct, कि भाई जो आपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, और वो उनसे कहो कि भाई वो फॉलो करें। Monitoring compliance with the code of conduct and acting appropriately to discipline employees who fail to comply with it, कि भाई आपने सिर्फ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं देनी, आपने वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाना नहीं है।
डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, ऑपरेशनल बेसिस पे उस चीज़ को रिव्यू भी करना है कि भाई क्या उसकी कंप्लायंस की जा रही है कोड ऑफ कंडक्ट की जो आपने बनाया है। और अगर कोई एम्प्लॉयी ब्रीच कर देता है आपके कोड ऑफ कंडक्ट को, तो वो किसको ब्रीच कर रहा होगा? वो लॉज़ एंड रेगुलेशंस को ब्रीच कर रहा होगा। तो किसी एम्प्लॉयी ने अगर कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है तो भाई उसको डिसिप्लिन करो, उसको सज़ा दो, देयर शुड बी अ पनिशमेंट, ताकि बाकी एम्प्लॉइज़ भी उसको फॉलो करें कोड ऑफ कंडक्ट को। एंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप पेपर में भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। कैसे? कि भाई एक कंपनी आपसे पूछ रही है, आप किसी कंपनी को ऑडिट करते हो, वो अगर आपसे एडवाइस लेती है कि भाई हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम लोग कुछ मीट नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तो आप उसको ये वाला सेफगार्ड बताओगे या रिकमेंडेशन दोगे कि भाई आप अपने पास लीगल एडवाइजर्स रखो जो कि आपको हर वक़्त अप टू डेट रखें। अगर कोई नई चीज़ आ रही है लीगल के अंदर, लॉ के अंदर कोई नई चीज़ आ रही है, तो वो आपको उसको इंटरप्रेट करके आपको समझाते जाएँ। ताकि आपको पता हो कि अप टू डेट एनवायरनमेंट क्या है और आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी उसी तरह ही अप टू डेट रहे। मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज़ एंड रेगुलेशंस विद व्हिच द एंटिटी हैज़ टू कंप्लाई। अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में बिज़नेस करते हो, लेट्स सपोज़ आप ऑयल एंड गैस में करते हो या फिर बैंकिंग में करते हो या फिर आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आपकी एक कंपनी है बहुत बड़ी, तो इट इज़ ऐसा होता है कि हर एक कंट्री के अंदर, हर एक इंडस्ट्री के लिए सेपरेट लॉज़ होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। तो आप जिस इंडस्ट्री में बिज़नेस कर रहे हो, उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके रखो कि उस इंडस्ट्री में इस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लॉज़ एंड रेगुलेशंस की। अगर आपने वो मेंटेन करके रखा हुआ है साइट पे, उसको हर वक़्त पढ़ते हो, उसको देखते हो, उसको अप टू डेट रखते हो, तो क्या होगा कि आपको अपडेटेड लॉज़ एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होगा। अगर आपको पता होगा, तो आप उनको फ़ॉलो कर सकोगे ईज़िली। इन लार्ज अच्छा, अब आगे वो कहता है इन लार्जर एंटिटीज दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में बी सप्लीमेंटेड बाय असाइनिंग एप्रोप्रिएट रिस्पांसिबिलिटीज टू एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एन ऑडिट कमिटी, अ कंप्लायंस फंक्शन। क्या बात कर रहे हैं कि भाई देखो, लीगल एंड लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं कि एक बंदा सिर्फ उसको अप टू डेट नहीं रख सकता, ठीक है। तो बड़ी कंपनीज़ के अंदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपने इसको अप टू डेट रखना है। ऑडिट कमिटी जो है वो नई चीज़ें निकाल के लेकर आएगी लॉज़ एंड रेगुलेशंस के अंदर से, और कंप्लायंस फंक्शन ये चीज़ इंश्योर करेगा कि भाई कंप्लायंस हो रही है उन लॉज़ एंड रेगुलेशंस की या नहीं हो रही। इंटरनल ऑडिट टीम उस पे इन्वेस्टिगेशन कर देगी। तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन 3 डिपार्टमेंट्स को क्या कर डेलीगेट कर देनी है। ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझ लो इट इज़ बेटर। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर के ऊपर। द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्या कहता है कि ISA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। Therefore, in conducting an audit of financial statements, the auditor must perform audit procedures to help identify non-compliance with laws and regulations that may have a material impact on the financial statements. अब देखो, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि भाई आप लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ following the laws and regulations and interpreting the laws and regulation in the appropriate way and integrating those laws and regulations within the company lies with the management and those charged with governance. लेकिन ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू मेक ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई वेदर laws and regulations have been breached. In simple words, इस सारी बात का ये मतलब है कि therefore in conducting audit, auditor must perform audit procedures to help identify non compliance. आपने कंप्लाई नहीं करवाना क्लाइंट को, आपने सिर्फ नॉन कंप्लायंस अगर कहीं पे हो रही है तो आपने वो चीज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू हेल्प आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। बस बाकी इसके अलावा सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। भाई आप लॉज़ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहे हो, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, अप टू डेट रख रहे हो खुद को, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि ऑडिट प्रोसीजर्स बनाओ कि आप आइडेंटिफाई कर सको नॉन कंप्लायंस, दैट इज़ इट। आगे क्या कहते हैं? द ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद। दो चीजों के साथ उसने बोला है, किस किस चीज के साथ आपने कंप्लायंस निकालनी है। लॉज एंड रेगुलेशंस जनरली रिकॉग्नाइज्ड टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल उसने दी, यहाँ से समझ आएगी, कंपनी लॉ या टैक्स लॉ या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है ना, हर एक कंट्री में उसके लिए भी एक लॉ होता है।
तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि क्या वो कंपनी उन लॉज़ को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट्स, डिस्क्लोज़र्स इससे रिलेट करते हैं कोई लॉज़, तो क्या वो कंपनी उन लॉज़ को फ़ॉलो कर रही है या नहीं? ये तो पहली चीज़ है। आपने इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। दूसरी क्या चीज़ है, अदर लॉज़ एंड रेगुलेशंस दैट मे हैव अ मटीरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जांपल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, कि एक कंपनी ऑयल एंड गैस के अंदर काम करती है और उसके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि जिस वक़्त आप एक वेल खाली हो जाएगा, सूख जाएगा, आप वहाँ से जा रहे होगे तो आपने उठ के चले नहीं जाना, भाग नहीं जाना। आपके ऊपर ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उस जगह को आपने रिस्टोर करना है। उस जगह को आपने बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में लेकर आना है, वो वेल खत्म करना है, वहाँ से वो ज़मीन जो खराब हुई है उसको ठीक करना है और उसके बाद वहाँ से जाना है, और ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो ये भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफ़ेक्ट करती है किस तरीके से, कि भाई आज आप कह रहे हो कि हमारी इतनी कॉस्ट आनी है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ दिस साइट। तो रिस्टोरेशन ऑफ द साइट के बारे में आईएस 16 में हमने पढ़ा है कि उसको आज कैपिटलाइज़ कर लो और हर साल उसको डेप्रिशिएट करते जाओ। और एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ जिस वक़्त वो रिस्टोर होनी होगी तब हमारे पास उसकी एसेट की कैरिंग अमाउंट 0 हो जाएगी और दूसरी जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा होगा। यही हम लोग अदर लॉज़ की बात करते हैं। इसके अलावा अदर लॉज़ किसी भी किस्म के हो सकते हैं। ठीक है? फर्दर डिस्कशन ऑन ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, आप इसको काइंडली पढ़ लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए लेकिन पढ़ें ज़रूर। ऑडिटर्स प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अब आ गई आपकी मेन चीज़, जहाँ पे आपने लॉज़ एंड रेगुलेशंस के लिए प्रोसीजर्स कैसे-कैसे लगाते हो। हमने मनी लॉन्ड्रिंग में भी देखा था कि हम लोग प्रोसीजर्स कैसे लगाते होते हैं। ठीक है? तो आज हम लोग यहाँ पे ये चीज़ पढ़े कि लॉज़ एंड रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर जो है कौन-कौन से प्रोसीजर्स लगा सकता है। क्या प्रोसीजर है? Obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and the industry and how the entity is complying with that framework, कि भाई आप खुद से अंडरस्टैंडिंग लो कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है जो उस एंटिटी पे लगता है, वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है कि उस इंडस्ट्री पे क्या लगती है, कौन सा लीगल फ्रेमवर्क लगता है, और देखो क्या एंटिटी उसके साथ कंप्लाई करती है पूरे फ्रेमवर्क के साथ या नहीं। फिर क्या है, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस एज टू वेदर द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद सच लॉज एंड रेगुलेशंस। कंपनी से पूछ लो ना इटसेल्फ, कंपनी से आप पूछ लो, उसकी मैनेजमेंट से पूछ लो, दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस से पूछ लो कि भाई क्या आप कंप्लाई करते हैं या नहीं करते लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। वो झूठ बोलेंगे तो आपने लिख के लिया होगा, हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर्स में ये चीज पढ़ी पढ़ी थी कि ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। ये वो प्रोसीजर लग रहा है, आप रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो कि भाई अगर कल को आपको पता लगा कि भाई ये लोग लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं करते और आपके पास रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की तरफ से पड़ी हुई है कि भाई हम लोग तो कंप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? जब गवर्नमेंट आएगी और आपसे सवाल पूछेगी कि भाई आपने इसको ऑडिट किया था और आपने ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई की, तो आप उनके सामने वो पेपर रख दोगे। भाई मेरे तो छोड़ो, यहाँ से निकलो आप, मैं आपको नहीं जानता क्योंकि कंपनी ने मुझे बोला था, लिख के दिया था साइन करके कि भाई हम लोग कंप्लाई करते हैं। ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ ये एक प्रोसीजर नहीं है। पहला आपने प्रोसीजर लगाया होगा, फिर ये वाला प्रोसीजर है इंस्पेक्टिंग कोरेस्पोंडेंस विद द रिलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। कोई अगर केस चल रहा है, कोई पुलिस के साथ कोई मसला बना हुआ है, तो कोई उनके दरमियान में बात-शात हुई होगी, तो इंस्पेक्ट करो। उसके कोई मिनट्स होंगे, उन मिनट्स को इंस्पेक्ट कर लो, कोरेस्पोंडेंस कहते हैं उन मिनट्स को। बोर्ड की जो बात हो रही होती है, बोर्ड मीटिंग हो रही होती है, उसको हम लोग बोर्ड मिनट्स होते हैं उसके। बाकी जहाँ भी बात हो रही होती है, उसको हम लोग कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। तो हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं कोरेस्पोंडेंस विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। Remaining alert to the possibility that other audit procedures applied may bring instances of non-compliance to the auditor's attention, कि भाई अलर्ट रहना है आपने हर वक्त। इस सिंपल वर्ड्स, आपने अलर्ट रहना है किस चीज के लिए, कि भाई जरूरी नहीं है कि आप ये वाले प्रोसीजर्स लगाओ, ये जो हम लोग 5 प्रोसीजर्स पढ़े ये लगाओ और आपको कोई नॉन कंप्लायंस मिले। हो सकता है कोई और जो अपनी तरफ से आपने प्रोसीजर बनाया है, जैसे हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में AIOU के हम लोग अप्लाई करते थे डाटा 3 पे टू वेरीफाई EVCR या कोका। हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रोसीजर आइडेंटिफ़ाई कर दे कि भाई नॉन कंप्लायंस हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है ये सारे हों, तो उन प्रोसीजर्स के लिए भी आपने अलर्ट रहना है। Obtaining written representation, वही बात आ गई from the directors that they have disclosed to the auditors all the events which they are aware which involve possible non-compliance together with the actual or contingent consequences which may arise from such non-compliance। कि भाई डायरेक्टर से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि भाई जो जो चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं, हमें जिस जिस चीज़ के बारे में पता था हम लोग आपको बता चुके हैं, ये डायरेक्टर्स ने आपको लिख के दे दिया हो। ठीक है? इसको काइंडली आप याद कर लें, क्योंकि अगर लीगल लॉज़ एंड रेगुलेशंस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स आ गए ना, तो वहाँ पे आप मार खा जाएँगे, इसलिए इनको याद करें लाज़मी। हाउ टू ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, इसको पढ़ लें, ठीक है? कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, ये वही फर्दर एक्सप्लेन हुआ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसीजर्स पढ़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉसिबल नॉन कंप्लायंस के इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है? When the auditor becomes aware of information concerning a possible incident of non-compliance with laws and regulations, they should क्या
क्या-क्या करना है हम लोगों ने? अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इट हैज़ अकर्ड कि भाई नेचर आइडेंटिफाई करो और सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई करो किस तरह से कि किस काइंड का आपने लॉज़ एंड किस काइंड के लॉज़ एंड रेगुलेशंस को आपने ब्रीच कर दिए और किस सिचुएशन में आपने ब्रीच किया, ठीक है? ऑब्टेन फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ ये नहीं कि आपके पास जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है, इनिशियल आपको सस्पिशन हुआ है, उसी पे रिलाई करो। अगेन हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं एज़ एन ऑडिटर हम लोगों ने हमेशा से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का शिकार रहना है और हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको फर्दर उस इन्फॉर्मेशन को भी हमने क्या करना है, उस पे भी एविडेंस लेना है। तो जितना आप इन्वेस्टिगेट करो उतना कम है। फर्दर इन्फॉर्मेशन हासिल करो और ये चीज़ देखो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और किसी किस्म का इफ़ेक्ट आ सकता है या नहीं। ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज़ आइडेंटिफाइड। जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होगी तो फिर क्या करना है? अभी तक हम लोग पढ़े थे कि नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स हैं। अब आपने ये प्रोसीजर्स लगाए या किसी और प्रोसीजर्स के थ्रू आपको पता लग गया कि नॉन कंप्लायंस है, तो फिर आपने कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं, उनके लिए आपने ये करना है। अब पेपर में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि वी एज़ एन ऑडिटर आर आइडेंटिफाइंग वेदर देयर इज़ अ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या-क्या प्रोसीजर्स लगाने चाहिए? तो भाई सीधी-सीधी बात है, आप ये चीज़ें लिखाओगे उधर और सिनेरियो से लिंक कर दोगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने नॉन कंप्लायंस विद इन दिस कंपनी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अब आप मुझे बताओ कि आगे क्या किया जाए? तो उसमें आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, ये लिख कर आओगे। पेपर में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते वैसे, ये तो डायरेक्ट आप रट्टा मार के इधर लिख रहे हो। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जब हम लोग पास में जाएँगे तो पास पेपर्स में देखेंगे और किट में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम है, क्योंकि बिल्कुल थ्योरेटिकल है। वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछता है, पर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा होता है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ऑडिट का रिज़ल्ट आ चुका है मार्च 2023 का एंड उसमें ऑडिट जो है प्रोफ़ेशनल पेपर्स के अंदर सबसे लोएस्ट पासिंग रेट है उसका, जो 4 ऑप्शनल होते हैं 35% के पासिंग रेट पर, बाकी सारे इससे ऊपर हैं। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज़ आइडेंटिफाइड अगेन क्या चीज़ें हैं? इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पेनल्टीज़ टू बी इम्पोज्ड। भाई सबसे पहली चीज़ है मैनेजमेंट से पूछो कि आपने नॉन कंप्लायंस तो कर दी। अब बताओ कि भाई आप पे किस-किस टाइप की पेनल्टी आ सकती है? वो पेनल्टी क्या होनी चाहिए? डिस्क्लोज़ होनी चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंस्पेक्ट कोरेस्पोंडेंस विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई अगेन कोरेस्पोंडेंस देख लो रेगुलेटरी अथॉरिटी और क्लाइंट के दरमियान में कि कोई ना कोई बातचीत हुई होगी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, ऐसी बात कोई हुई होगी कि भाई अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने हैं, कोई केस होना है, कोई फाइन होना है, कोई चीज़ लगनी है, कोई पैसे देने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आपकी डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स, डायरेक्ट डायरेक्टर्स के ऊपर चले जाओ, बोर्ड मिनट्स आइडेंटिफाई कर लो, क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ से कुछ चीज़ आपको मिल जाए कि नॉन कंप्लायंस के ऊपर क्या एक्शंस लेने हैं हम लोगों ने, क्या एक्शंस होने बने हैं। इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट्स लीगल डिपार्टमेंट एज़ टू द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस कि भाई कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट होगा या कंपनी का अपना लॉयर होगा, उससे पूछ लो कि जो नॉन कंप्लायंस हो गई, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारा एज़ अ काम क्या है कि किस तरह की हमारे ऊपर क्या-क्या चीज़ पेनल्टी लग सकती है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट, वो पेनल्टी, वो जो चीज़ भी है, वो डिस्क्लोज़ होनी चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या डिस्क्लोज़र में या फेस के ऊपर। ठीक है? कम्युनिकेटिंग एंड रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस आप किस तरह से करते हो? वही सारी बातें एमएलआरओ होगा, कोई एक बंदा फर्म के अंदर बैठा होगा। क्या द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट नॉन कंप्लायंस विद मैनेजमेंट एंड दोज़ चार्ज्ड विद गवर्नेंस अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कुछ देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको नॉन कंप्लायंस मिल गई तो आप कंपनी वालों को खुद बता दो। कंपनी में कौन है? ऑडिट कमिटी है, दोज़ चार्ज्ड विद गवर्नेंस ऑडिट कमिटी ही होती है और मैनेजमेंट है। आप इन दोनों को बता दो आप लोग नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। और अगर तब तक बताओ जब तक लॉ ने मना नहीं किया। हो सकता है कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस हो जो कि आपने क्लाइंट को नहीं बतानी फिर। क्यों? क्योंकि आप उनको टिप ऑफ कर सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग में हमने पढ़ा था टिपिंग ऑफ वाला। अगर क्लाइंट को आज पता लग गया कि ऑडिटर को ये चीज़ पता चल गई है और वो एक बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंस है, ठीक है? बहुत सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस है, तो क्लाइंट क्या करेगा? छुपाने की कोशिश करेगा और एविडेंस को कंसील करने की कोशिश करेगा। जब तक आप जाके अथॉरिटी को शिकायत लगाओगे, तब तक वो छुपा चुके होंगे सब कुछ। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो वहाँ पे पेपर में बता देगा आपको कि दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट जो कि आपने नहीं बतानी, ठीक है? वो टिपिंग ऑफ की कंसिडरेशन में आ सकती है। If the auditor believes that the non-compliance is intentional and material, the matter should be communicated with those charged with governance. कि अगर ऑडिटर को ये बात लगती है कि भाई आपने जो गलती की, जो लॉ तोड़ा, वो जानबूझ के तोड़ा और वो सिग्निफिकेंट भी है, तो सीधा ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करो, फिर आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करना। क्योंकि ऑडिट कमेटी बहुत कम इन्वॉल्वड होती है किसी भी फ्रॉड के अंदर। ऑडिट कमेटी इज़ समथिंग जिसके आप रिलाय कर सकते हो। वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? नॉन एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दोज़ हू आर इंडिपेंडेंट। और मैनेजमेंट क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, वो सैलरी ले रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, तो फिर आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करते। इसलिए इंटेंशनल एंड मटीरियल चीज़ों को डायरेक्ट
दोज चार्ज विद गवर्नेंस यानी कि ऑडिट कमेटी के साथ रिपोर्ट किया जाता है। इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट्स मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व्ड इन नॉन कंप्लायंस, द मैटर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडिट कमेटी और सुपरवाइजरी बोर्ड। कि भाई अगर आपको लगता है मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस या कि हायर बॉडी कोई भी हो सकती है दोज चार्ज विद गवर्नेंस में है, तो फिर आपने डायरेक्टली रिपोर्ट करना है सुपरवाइजरी बोर्ड को, जो इनका सबसे बड़ा बोर्ड होता है, या ऑडिट कमेटी को जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, वहां पे इस चीज को डिस्क्लोज कर दो। अब दोज चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में हाँ मैंने ऊपर बोला कि ये ऑडिट कमेटी ही होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दिस इज ऑडिट कमेटी, लेकिन हो सकता है देयर माइट बी अ बिटवीन पार्टी। ऑडिट कमेटी और मैनेजमेंट के दरमियान में एक और पार्टी भी हो सकती है, वो उसको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बोला जाता है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल ऑडिट कमेटी के पास होता है, ऑडिट वालों का। ठीक है, तो आप फिर अगर आपको लगता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यानी वो बिटवीन पार्टी और मैनेजमेंट दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं विद द फ्रॉड, सॉरी विद द नॉन कंप्लायंस ऑफ द फ्रॉड, जानबूझ के उन्होंने किया विद द नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस, तो फिर आपने डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर देना है, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर देना और सुपरवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट कर देना है। इफ द नॉन कंप्लायंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन शुड बी इशूड। हाँ, हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि भाई ओपिनियन कैसे दिया जाता है, ये वहां पे आपको पता चलेगा कि अगर नॉन कंप्लायंस मटेरियल है, परवेसिव है, तो आप या क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे अगर सिर्फ वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, अगर मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है तो फिर आप एडवर्स ओपिनियन दे दो। The auditor should also consider whether they have any legal, regulatory, or ethical responsibility to report non-compliance to third parties, example to a regulatory authority. कि अगर ऑडिटर के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट है, अब वो जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट वाला जो है वो ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास जो है एक टेलीकम्युनिकेशन का क्लाइंट है और वो एक लिस्टेड क्लाइंट है, तो उस वक्त मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है, अगर वो लॉज एंड रेगुलेशंस को ब्रीच करे तो मैं सिर्फ ऑडिट कमेटी और सुपरवाइजरी बोर्ड को नहीं रिपोर्ट करूंगा, मैं पहले उनको रिपोर्ट करूंगा। आई विल वेट कि उन्होंने 1-2 दिन में क्या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये चीज रिपोर्ट की या नहीं की। अगर उन्होंने नहीं की, आई विल गो डायरेक्टली, बिकॉज़ फिर मेरे ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई अब आप खुद से रिपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने खुद से कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब वो सारे इन्वॉल्व्ड। ओके? इसको आप काइंडली पढ़ लें, कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है नॉन कंप्लायंस की। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ी है। सबसे पहली चीज़, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रोसीजर्स क्या है नॉन कंप्लायंस के लिए। फिर आइडेंटिफिकेशन हो गई, नॉन कंप्लायंस हो रही है, तो फिर क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं, और फिर उस चीज़ को रिपोर्ट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक हो गया। एंगेजमेंट विथड्रॉल के बारे में भी आप पढ़ लें कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें बोली है कि भाई कुछ ऐसे मसले-मसाइल होंगे जहाँ पे आप ब्रीच बहुत बढ़कर हो रहा होगा, इतना ज़्यादा हो रहा होगा दैट आप अगर आ गए बीच में तो आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। आपने अगर उस कंपनी को ऑडिट किया करना शुरू कर दिया, वो इतना ज़्यादा ब्रीच करी, तो उस केस में फिर आप रिज़ाइन कर देते हो एज़ एन ऑडिटर, उसका ऑडिट ही नहीं करते। क्या कि भाई मैनेजमेंट ऑफ दोज़ चार्ज विद गवर्नेंस डू नॉट टेक रेमेडियल एक्शन दैट द ऑडिटर कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। ऑडिटर को लगता है कि इसके लिए ये चीज़ ठीक होती, आपने ये चीज़ बता दी किसको? ऑडिट कमेटी को बता दी या फिर सुपरवाइजरी बोर्ड को बता दी, और फिर भी उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर आप रिज़ाइन करो। या फिर दूसरी क्या हो सकती है, द नॉन कंप्लायंस रेज़ेस डाउट्स ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट और दोज़ चार्ज्ड विद गवर्नेंस, के सबके ऊपर डाउट आ रहा है। अगेन वही बात, दोनों चीज़ें एक ही कह रही है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी भी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया उस लॉज़ एंड रेगुलेशंस के ब्रीच पे। या फिर आपको सबके ऊपर डाउट है, सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर डाउट नहीं है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर भी डाउट है, ऑडिट कमेटी पे भी डाउट है, आपको सुपरवाइजरी बोर्ड पे भी डाउट है, सबके ऊपर डाउट है, विथड्रॉ कर दो। अब विथड्रॉ क्यों करोगे? सवाल तो ये होना चाहिए। विथड्रॉ तो आप तब करते हैं ना कि जिस वक़्त आपकी फीस आपको मिल रही होती है, उसके बावजूद फीस मिल रही होती है, ठीक है? इन शॉर्ट। अब अगर आप आज विथड्रॉ कर देते हो तो भाई आपको तो फीस ही नहीं मिलेगी। तो भाई अगेन हमने बात करी थी, ऑडिटर जो है वो बुज़दिल है, वो दिल का डरपोक बंदा है, उस दिल का मरीज़ है, वो बड़ा छोटे दिल का बंदा है। वो इस तरह की चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए वो क्या करता है, उठ के भाग जाता है। वो विथड्रॉ कर देता है। अगर उसे लगता है कि मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाला, विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड गेट आउट ऑफ देयर, दैट्स इट। Withdrawing from the engagement cannot substitute for complying with other responsibilities in relation to reporting non-compliance. Therefore, if there is a responsibility to report the entity, the auditor must do so. They cannot resign to avoid having to make a report. Ethical requirements may require predecessor auditor to provide information on compliance with laws and regulation to incoming auditor. उसने बड़ी इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ के अंदर की कि भाई अगर आप डरपोक थे, दिल के कमजोर थे और आपको ये चीज मिली, पता चला कि मटेरियल एंड परवेसिव इफेक्ट है, लॉज एंड रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा ब्रीच किया जा रहा है, और आप उठ के भाग गए। अब आपके उठ के भागने का मतलब ये नहीं कि आप रिपोर्ट नहीं करोगे इस ब्रीच को। क्यों?
नॉन कंप्लायंस को तो आपने ब्रीच करना है ना। वही नेबर वाली कहानी जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई आपके साथ रहने वाला बंदा, आपका नेबर अगर कोई लॉ को ब्रीच कर रहा है, तो आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि उस चीज़ को बताओ। छुप के घर में बैठ जाओगे, लेकिन आपने कॉल करनी है पुलिस को, आपने उनको बताना है कि यहाँ पे लॉज़ एंड रेगुलेशंस ब्रीच हो रहे हैं। सेम एज़ दैट ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इवन इफ ही विथड्रॉज़ फ्रॉम द एंगेजमेंट, फिर भी उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। और प्लस एडिशनल चीज, जो अगला ऑडिटर उस कंपनी का आएगा, उसको आपने बताना है प्रोफेशनल क्लियरेंस के वक्त कि भाई इनके लॉज एंड रेगुलेशंस ब्रीच होते हैं और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनके होने के। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस के भाई आपने किस तरह से फर्दर उसने भी चीजें बता दी कि इनको काइंडली आप पढ़ लें कि कैसे आप नॉन कंप्लायंस को कम्युनिकेट करते हो, रिपोर्ट करते हो, रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हो उनको। इसको पढ़ लें। रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नो क्लियर। नो क्लियर क्या चीज है, इसको पढ़ लें। पेपर में थोड़ा बहुत आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। इट इज समवट ऑफ अ थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन ये आपका आर्टिकल्स के अंदर भी कवर हो रहा होगा, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नो क्लियर के, उसके रिक्वायरमेंट्स के, आप इसको पढ़ लें प्लीज। फिर अगेन इस नो क्लियर वाले सारे को आपने पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। दिस ऑल ऑफ दिस नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस ही नो क्लियर है। NCLR नो क्लियर यही होता है। ठीक है। इस सारे को आप प्लीज काइंडली पढ़ लें। यहाँ पे आके खत्म होता है और नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड एंड एरर के ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन चीजों पे है, तीन चीजों पे है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के ऊपर है, लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर है, और तीसरी चीज क्या है, ऑडिटर की लायबिलिटी किस पे आ सकती है, फ्रॉड एंड एरर पे आ सकती है। अभी तक हमने क्या पढ़े, लॉज एंड रेगुलेशंस पढ़े, अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं फ्रॉड एंड एरर। अगेन वही बात, उसकी मिसस्टेटमेंट के ऊपर किस तरह इफेक्ट आता है। अ डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये उसने बताई है कि दिस इज नोन एज मिसस्टेटमेंट। उसने मिसस्टेटमेंट की आपको डेफिनेशन दे दी है, पेपर के लिए छोटा मोटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। किस चीज से मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर कोई चीज मिसस्टेट है, कोई चीज ऑडिट रिस्क में हम लोग पढ़ते थे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट या फिर मिस स्टेटमेंट। ये मिस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि या वो चीज ओवर स्टेटेड है या वो चीज अंडर स्टेटेड है। ठीक है। अब काइंडली मुझे एक मिनट दें। अब ये जो मिस स्टेटमेंट होती है या होती है, ये किस चीज की वजह से हो सकती है। दो रीजन है। या तो देखो आप, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस या आईएएस के अकॉर्डिंगली बन रही होती है, या तो मैनेजमेंट को उन आईएफआरएस क्लियर नहीं है, वो वाले आईएफआरएस जो कि उन पे अप्लाई होते हैं, वो आईएएस जो कि उन पे अप्लाई होते हैं, उनको वो समझ नहीं आते, क्लियर नहीं होती, तभी उनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्वेंट्री या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या लाइबिलिटीज जो है, या वो ओवर स्टेटेड हो जाती हैं या वो अंडर स्टेटेड हो जाती हैं। क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं है भाई कि आईएफआरएस 15 का 5 स्टेप रिकॉग्निशन प्रोसीजर है, उनको उस चीज की क्लियरेंस नहीं है, वो डायरेक्टली रेवेन्यू उठा के रिकॉर्ड कर देते हैं, सीधा सीधा मैंने रिस्क बना दिया कि भाई 5 स्टेप के अकॉर्डिंगली अगर ना हो रहा हो तो फिर क्या होगा। मैं तो ऑडिटर हूँ, मैंने तो शक ही रहना है। ठीक है। तो ये तो कहलाता है एरर। एरर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां हो सकती हैं। दूसरी क्या चीज है, मैनेजमेंट जानते हुए भी कि आईएफआरएस ये कहता है, आईएएस ये कहता है, आईएफआरएस 15 कहता है कि 5 स्टेप प्रोसीजर है, उसके बावजूद वो जानबूझ के अगले साल का रेवेन्यू इस साल में रिकॉर्ड कर दें। दिस इज नोन एज फ्रॉड। इंटेंशनली अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसस्टेट कर रहे हो, ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर रहे हो, दिस इज नोन एज फ्रॉड। अगर अनइंटेंशनली हो जाए, वो आपको वो गलती हो गई, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, दैट इज नोन एज एरर। ठीक हो गया। ये होता है डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। अब आते हैं आईएसएएस के साथ कौन सा लगता है, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। खैर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर इज दैट वेदर द अंडरलाइंग एक्शन दैट रिजल्ट्स इन द मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। वही बात जो भी मैंने आपको इतनी लंबी समझाई कि भाई जानबूझ के किया है, गलती से किया है, एफआरएस को डिसोबे। फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ डिसेप्टिंग deception to obtain an unjust or illegal advantage. It may be perpetrated by one or more individuals among management, एम्प्लॉयज, थर्ड पार्टीज। भाई कौन कौन कर सकता है फ्रॉड, उसमें बड़ी बोरिंग सी बातें अब यहाँ पे लिखी हुई है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फ्रॉड दैट आर कंसर्न टू दैट आर ऑफ कंसर्न टू ऑडिटर। दो कैटेगरी देखने हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये तो आपके फ्रॉड है कि एसेट्स गलत तरीके से रिकग्नाइज है, जानबूझ के। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आपने ठीक तरीके से रिपोर्ट नहीं किया हुआ। अब उसमें ये भी आ सकता है कि आप पैसे लेके भाग गए, उसको आपने रिपोर्ट नहीं किया, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। ठीक हो गया। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मींस थेफ्ट वगैरह सब कुछ उसमें बड़ी
छोटी मोटी बातें की हुई है। डमी सप्लायर्स, घोस्ट एम्प्लॉयज, डाइवर्ट द कंपनीज फंड इनटू पर्सनल बैंक अकाउंट्स। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, चोरी करना, सिंपल सी बात है। कैसे कि भाई आपने झूठे मोटे सप्लायर्स बना दिए, आप उनसे हर महीने, मैं बैठा हूँ जी कंपनी के परचेजिंग डिपार्टमेंट में, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में, कंपनी को चाहिए पेपर्स, ट्रिपल ए के उनको पेपर्स चाहिए, या सॉरी A4 साइज उनको पेपर्स चाहिए। मैंने अपने भाई को बोला यार तेरी कंपनी है, उस कंपनी का मुझे सारी डिटेल्स दे दे, और मैंने उसको एंटर कर दी कंपनी के अंदर, कंपनी के सिस्टम के अंदर। अब क्या होता है कि छोटी मोटी एक इनवॉइस वो भाई मेरा भेज देता है, कोई चीज नहीं भेजता, और मैं उसको पैसे जो है वो क्या करता हूँ, पैसे भेज देता हूँ। अब वो एडिशनली पैसे कहाँ जा रहे हैं, मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, कंपनी को लॉस हो रहा है। दिस इज नोन एज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। या फिर गोस्ट एम्प्लॉइज, मैं HR डिपार्टमेंट में बंदा बैठा हुआ था, मैंने एक और एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया, उसको हायर भी कर लिया, लेकिन एम्प्लॉय एक्चुअली मैंने हायर नहीं किया। बस ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन उठाऊं और अपना बैंक अकाउंट डालूं और एक और नया एम्प्लॉय बना दूं, तो हर महीने की उसकी सैलरी किधर आएगी, मेरे अकाउंट में आएगी। ये काम भी होता है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये काम भी हो रहा होता है। ठीक है, ये कहलाता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे में बी व्यूड एज मोर प्रेवलेंट नाउअडेज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। आजकल फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ज्यादा चांसेस है। क्यों? इंक्रीज प्रेशर ऑन कंपनीज टू पब्लिश इंप्रूव रिजल्ट्स। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हुए जो भी चीज होती है ना, उसमें इंटेंशनली अगर आप कोई चीज मिसस्टेट कर रहे हो अपने आप को बेहतर करने के लिए, दैट इज नोन एज फ्रॉड। सिंपल सी बात है। और वो सारी बातें यही बता रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानबूझ के ओवर या अंडरस्टेट करने की। ठीक है, बड़ी आसान आसान से उसने बातें बताई हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप पे प्रेशर ज्यादा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ताकि शेयर ज्यादा ऊपर जाए। ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड रेम्यूनरेशन, कि भाई आपकी जो बोनसेस हैं वो परफॉर्मेंस से रिलेट करते, तो आप चाहोगे परफॉर्मेंस ज्यादा हो और आप गलत जानबूझ के उसको ओवरस्टेट कर दोगे ताकि क्या हो कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी हो और आपको ज्यादा बोनस मिले। Trading conditions are difficult as has been seen over the recent years. Additional finance may be required. Again वो यही बात कह रहे हैं कि बैंक से लोन लेने के लिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानबूझ के ओवर या अंडरस्टेट कर सकते हो ताकि आपको लोन मिले। ठीक है, लेंडिंग डिसीजन जो है बैंक्स का अच्छा हो जाए। इफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स आर इन प्लेस व्हेन द कवेनेंट्स अटैच, अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट सी वो बात बता रहे हैं कि जो आप लोन्स लेते हो ना उसके साथ कवेनेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसके कोई अपने रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर उन एग्रीमेंट्स को, उन कवेनेंट्स को आपने ब्रीच कर दिया तो क्या होगा कि आपको वापस करना पड़ जाएगा। आप चाहते हो आप वो वापस ना करो, तो आप जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसस्टेट कर दोगे, विच इज नोन एज फ्रॉड, ताकि आपको कवेनेंट्स आपके ब्रीच ना हो और आपको लोन वापस ना करना पड़े। एरर के बारे में उसने बताया। एरर के बारे में आपको ये बताया कि मिस्टेक से होता है, जब भी होता है। एरर कैन बी डिफाइंड एज अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द ओमिशन ऑफ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स सच एज द फॉलोइंग: अ मिस्टेक इन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा व्हिच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग व्हिच फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। आपने गैदर करते हुए डाटा, डबल एंट्री क्या की थी, टी अकाउंट्स कैसे बनाए, तो कुछ चीज मिस कर दियो, इनकरेक्ट अकाउंटिंग कर दी हो, मिस्टेक इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या IFRS लगाते हुए कुछ समझ ना आया, गलत तरीके से लगा दी, ये सब कुछ एरर होता है। क्या कहते हैं कि एरर्स आर नॉर्मली करेक्टेड बाय क्लाइंट्स व्हेन दे आर आइडेंटिफाइड। इफ अ मटेरियल एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड बट हैज नॉट बीन करेक्टेड, इट विल रिक्वायर द ऑडिट ओपिनियन टू बी मॉडिफाइड। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो फ्रॉड हुआ या एरर हुआ, दोनों की वजह से क्या चीज अफेक्ट होती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट जाते हैं। मैं कहता हूँ फ्रॉड हुआ और फ्रॉड में चोरी हो गई, आपका एक एसेट चोरी हो गया, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो वो एसेट शो हो रहा होगा ना, वो एसेट पड़ा हुआ होगा। आपने बताया होगा यार मेरे पास 100 लैपटॉप्स पड़े हुए और हर लैपटॉप की कीमत ऑलमोस्ट 3000 पाउंड है। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाइड विद 3000 बाय 100 लैपटॉप्स, तो वो कितने बन जाती है, इट कम्स आउट टू बी एट 300,000 पाउंड। अब 300,000 पाउंड इज अ मटीरियल अमाउंट। ठीक है, अब आपके अकाउंट्स में लैपटॉप्स जो है एज एन एसेट शो हो रहे हैं 300,000 के। जब ऑडिटर ने ऑडिट किया, पता चला कि 300,000 के जो पड़े हुए हैं आपके पास लैपटॉप्स, वो असल में है नहीं, बस रिकॉर्ड हुए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट चोरी का भी इसी तरीके से आता है कि चीज है ही नहीं, चोरी हो चुकी है, फिर भी अकाउंट्स में। ऑडिटर का कंसर्न क्या है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉड तो हो गया, रिपोर्ट भी आप कर दोगे, कंपनी के अंदर रिपोर्ट कर दोगे, लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मिसस्टेट है ना, उसको ठीक कराना है। अब छोटी सी एक बात समझो यहाँ वाली, ये वाली, कि भाई देखो आपका फ्रॉड या फिर एरर की वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है और कंपनी ने मना किया, ना फ्रॉड वाली गलती को हम लोग दुरुस्त करने लगे हैं, ना जो हमने एरर किया उस वाली गलती को हम लोग दुरुस्त करने लगे हैं, तो आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई कर दोगे, सिंपल। अब ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई किस तरह करते हैं वो हम लोग बाद में अगले टॉपिक्स में देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उसने बताइए। मैनेजमेंट प्लेट स्ट्रॉन्ग
fraud prevention and action. उनकी opportunities of fraud to take place, again internal controls अच्छे होंगे तो तब ये होगा. Ensure the likelihood for detection and punishment of fraud, यानी कि डिटेक्ट भी कर सको फ्रॉड को और डिटेक्ट करने के बाद उसको पनिश भी किया जाए. ठीक है. Ensure controls are in place, वही बात. Foster, communicate and demonstrate a cultural honesty. मतलब तो आपने एक चीज पढ़ी थी बचपन में which was known as top down behavior, top down फॉलोइंग, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता था, या फिर टोन सेट एट द टॉप, हम लोग ज्यादा इसको ये बोलते हैं. टोन सेट एट द टॉप का मतलब क्या है कि लेट सपोज ये बंदा आपका सीईओ है, ये आपका सीएफओ है, ये आपके डायरेक्टर्स हैं सारे, और ये आपकी मैनेजमेंट है, और ये छोटे मोटे अदर स्टाफ आ गया. अब ये बंदा जो सीईओ सबसे ऊपर बैठा है, अगर ये एक अच्छा बंदा होगा, ये एथिकल होगा, ऑनेस्ट होगा, एथिकल बिहेवियर इसका होगा, मतलब कि सारे लोग किसको फॉलो करेंगे, किसको लुकअप करेंगे, सीएफओ इसको करेगा, सीएफओ के नीचे बंदे फिर सीएफओ को फॉलो करेंगे, उसको लुकअप करेंगे, तो वो भी अच्छे होंगे. मतलब कि टोन इज ऑलवेज सेट एट द टॉप. ठीक है. फॉस्टर, कम्युनिकेट एंड डेमोन्स्ट्रेट अ कल्चरल ऑनेस्ट एंड एथिकल बिहेवियर के टॉप टोन जो है वो आपके ऊपर से ठीक होनी चाहिए. हर बंदा ऑनेस्ट हो, टॉप वाले ऑनेस्ट है तो नीचे ऑटोमेटिकली ऑनेस्टी आना शुरू हो जाएगी. फिर नीचे भी कोई चोरी नहीं करेगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई एरर नहीं होने वाला, क्योंकि सब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग हो जाएंगे. फिर कंसिडर पोटेंशियल फॉर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स और मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपने एक इंटरनल कंट्रोल बनाया हुआ था कि लेट सपोज अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी भिजवानी है तो पहले वो आप सैलरी खुद बनाओगे, सैलरी स्लिप वो अप्रूव करेगा, वो साइन होगा उस एम्प्लॉय से जिसको वो सैलरी जानी है, और फिर वो जाएगा सीएफओ को, वहां से रिव्यू होगा, और फिर वो जाएगा सीएफओ सीईओ को, वहां पे वो अप्रूव होगा. अब ये एक पूरा कंट्रोल है, दिस इज नोन एज अ कंट्रोल. लेकिन होता क्या है कि आपने वो सैलरी स्लिप बनाई, खुद ही उसको साइन किया, और खुद से वो डिपॉजिट करा दे पैसे, किसी से आपने अप्रूवल नहीं लिया. इससे क्या पता लगता है, दिस इज नोन एज ओवरराइड ऑफ कंट्रोल. अब जहां पे ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो रहा हो ना, कि कंट्रोल बना था उसको फॉलो नहीं किया गया, उसके दूसरी तरफ कोई चला गया, दिस मींस कि वहां पे चांसेस हैं फ्रॉड के, एरर के. ठीक है. ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, जब एक कंट्रोल बनाया ही तब गया कि ना एरर हो ना फ्रॉड हो. तो अगर आपने कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया तो जरूरी नहीं है कि फ्रॉड है, वो एरर भी हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि वो रिव्यू नहीं हुई चीज, किसी और ने देखा नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं हुई, तो एरर के चांसेस भी ज्यादा है, फ्रॉड की और भी ज्यादा है. ठीक है. इसलिए उसने ये वाला पॉइंट लिखा है. इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट एजुकेट अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स. अगेन अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम्स भी आपके अच्छे होने चाहिए और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स भी अच्छे होने चाहिए. ये मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. मैनेजमेंट ने क्या करना, ये सब कुछ करना है. ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अच्छा एक मिनट, ये जो चीज़ है ना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आप काइंडली इसको याद कर लें फ्रॉड एंड एरर के लिए. जैसे हम लोगों ने ऊपर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी याद की थी फॉर लॉज एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे आप ऑडिटर के लिए, यहाँ पे फ्रॉड एंड एरर के लिए आप याद कर लें. फिर इसी तरह ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. क्या क्या है. obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement whether caused by fraud and error. या भाई फ्रॉड है या एरर है जो मर्जी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर है तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा. अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वही बात कि आपने शक्की रहोगे तभी हर चीज को टेस्ट करोगे, जब हर चीज को टेस्ट करोगे तभी एरर पकड़ा जाएगा और फ्रॉड पकड़ा जाएगा. अगर शक्की नहीं हो तो हर चीज को आप टेस्ट नहीं करने वाले, और हर चीज को टेस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे फ्रॉड रह जाएगा, कहीं ना कहीं आपसे एरर रह जाएगा. दोनों चीजें नहीं रहनी चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट लेकर आती हैं. Consider the potential for management override of controls and recognize the audit procedures that are effective for detecting error may not be effective for detecting fraud. क्या कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसे कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करो. मैनेजमेंट ने जो ओवरराइड किया कंट्रोल्स को, अगेन जो ओवरराइड की मैंने आपको एग्जांपल दी, एंड रिकॉग्नाइज दैट ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर इफेक्टिव, यानी कि अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को बनाओ और देखो कि एरर को भी डिटेक्ट करे वो और फ्रॉड को भी डिटेक्ट करे. ठीक हो गया. कि आप इंटरनल कंट्रोल्स को भी टेस्ट कर रहे हो, कंट्रोल टेस्टिंग इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हो कि इंटरनल कंट्रोल्स को भी टेस्ट कर रहे हो. तो वो सिंपल सी बात यहाँ पे ये कर रहे हैं. ठीक है. कैसे ये चीजें अचीव होती है, फॉलोइंग प्रोसीजर्स लगा के काइंडली आप इनको पढ़ ले, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं. ऊपर वाली 3 चीजें जो थी दोज वर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो थे, लेकिन इनको भी आप पढ़ लें. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करने वाली चीज है. ठीक है. पेपर में आपने यहाँ से लिखना है मटेरियल उठा के, यहाँ से थोड़ा बोटा आपको मिल जाएगा मटेरियल लिखने के लिए, लेकिन वो पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. भाई ये इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है हमारे लिए. एफएट में हमने पढ़ा था, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे. हम लोग हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग कुछ चीजों को टेस्ट करते हैं सैंपल बेसिस के ऊपर, और हमारा सैंपल रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल पॉपुलेशन को. ये हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस में भी ये चीज पढ़ी थी. There is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected even though the audit is properly planned and performed in accordance with ISAs. The risk is greater in relation to misstatement due to fraud or error rather than error because of the potential sophisticated nature of organized schemes. कि भाई
अगर एरर है ना, तो वो आराम से पकड़ा जाता है। वो अगर आप देखो सबसे पहली चीज़ तो ये एक इन्हेरेंट कंट्रोल, इन्हेरेंट लिमिटेशन रहेगी ऑडिट में। क्यों? क्योंकि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे, आप हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर रहे, आप सैंपल बेसिस पे रीज़नेबल एश्योरेंस देते हो कि भाई हमने सैंपल सेलेक्ट किया, उसको ऑडिट किया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया अपॉन टू माय रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि मैंने टेस्ट नहीं की थी। ठीक है? अब एक लिमिटेशन तो ये आ गई कि यार जिन चीज़ों को आपने टेस्ट नहीं किया, हो सकता है वहाँ पे फ्रॉड या एरर हो। अगेन वो दूसरी चीज़ ये कहता है कि फ्रॉड की वजह से फ्रॉड का नाम पकड़े जाना ज़्यादा ज़्यादा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड एक ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से करता है जो भी करता है। उसने अगर फ्रॉड किए, अगर 20 से 30 मिलियन रुपीज़ निकाले हैं, मिलियन पाउंड्स निकाले हैं, 2 टू 3 मिलियन पाउंड्स, तो उसने ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से एक उसकी अप्रूवल की होगी कि कहीं से उसने इनवॉइस बनाई हो कि वो पैसे निकलवाए होंगे। तो उसको पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल है। बजाए इसके कि जब आप एरर की तरफ आते हो तो एरर एक ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से नहीं हुआ हुआ होता। एरर जो होता है वो एक एरर होता है, पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्गेनाइज़ नहीं होता वो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके लिए हर एक चीज़ प्रिपेयर नहीं हुई होगी। अगर एरर है तो वो ज़्यादा आसानी से पकड़ा जाएगा। लेकिन यही अगर फ्रॉड है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये इन्हेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। रिस्पॉन्सेज टू एन असेस्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि आपने फ्रॉड पकड़ लिया तो फिर क्या करना है? असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सनल विद एप्रोप्रिएट नॉलेज एंड स्किल, इवैल्यूएट वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी इंडिकेट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूज प्रेडिक्टेबल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस। कुछ छोटी मोटी बातें वो उसने प्रोसीजर्स नहीं बताया आपको, रिस्पॉन्स कर रहे कि आपने फ्रॉड को कैसे पकड़ना होता है। प्रोसीजर्स क्या लगाओगे? रिव्यू जर्नल एंट्रीज कर लो, इंक्वायर ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज तो नहीं हुई, मैनेजमेंट से पूछ लो। सेलेक्ट जनरल एंट्री, सैंपल उठा लो साल के आखिर में जो रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड एट द ईयर एंड ही हो रहा होता है। ठीक है? अगर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड किसी को बोनस मिलना था तो उसने क्या हो गया, डबल एंट्री रिकॉर्ड की होगी, ज़्यादा रेवेन्यू की, इनकम की, किसी और चीज़ की, ताकि इनकम ज़्यादा हो सके, तो उसको वहाँ पे मिलेगा। तो ईयर एंड पे वो ये काम करेगा। तो ईयर एंड पे कुछ जर्नल एंट्रीज उठा लो, टेस्ट कर लो कि देख लो भाई कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ठीक है? कोई एरर तो नहीं हो रहा। कंसिडर द नीड टू टेस्ट जर्नल एंट्रीज थ्रू आउट द पीरियड, के पूरे साल की भी आप करो, सिर्फ ये नहीं है कि ईयर एंड की कर रहे हो। ठीक है? रिव्यू मैनेजमेंट एस्टिमेट्स और एविडेंस ऑफ बायस। मैनेजमेंट अगर बायस्ड है टुवर्ड्स इसी चीज़ के कि वहाँ पे उनको मिलना था बोनस, तो अगेन उसकी बायसनेस ज़्यादा हो गई, वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसस्टेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? इवैल्यूएट द रीज़नेबलनेस ऑफ द जजमेंट्स वेदर दे इंडिकेट मैनेजमेंट बायस, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या डबल एंट्री करते हुए जो जजमेंट्स दी, क्या उनसे कुछ ऐसे लगता है कि मैनेजमेंट ने कुछ ओवर रिकॉर्ड किया होगा या फिर अंडर रिकॉर्ड किया होगा? ठीक है? परफॉर्म रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्रायर ईयर, पिछले साल में किस तरह से मैनेजमेंट ने जजमेंट्स अपनी की थी, ईयर एंड पे वो देख लो आप। ठीक है? ये उसने छोटे-मोटे प्रोसीजर्स आगे बताए हुए हैं, काइंडली इनको आप पढ़ लें। कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, क्योंकि फ्रॉड की बात जब होती है तो वो प्रोफेशनल इश्यूज़ में आ रहा होता है। हाँ, कहीं न कहीं फ्रॉड उठ के अलग से आएगा, लेकिन इस तरह से इतना डिटेल नहीं उठ के आ रहा होता। ठीक है? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड एंड एरर को रिपोर्ट किस तरह किया जाता है, इसको आप काइंडली पढ़ लें। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि बस ये आपको पता होना चाहिए कि आपने रिपोर्ट कैसे करना है। वही बात है, सिंपल स्टेप है, हमेशा से याद रखना। सबसे पहली चांस आप करोगे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करोगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को करोगे। अगर दूसरे पॉइंट में आ जाओगे मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर आपको शक है, तो नीचे आ जाओगे आप ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बोर्ड का करोगे। ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बोर्ड के ऊपर भी अगर आपको शक आ गया, तो फिर आप रिजाइन भी कर सकते हो। रिजाइन नहीं करना चाहते हो तो अपना ऑडिट ओपिनियन भी चेंज कर दोगे। ठीक है? यही आपका टोटल लॉज़ एंड रेगुलेशंस में भी यही चीज़ हो रही थी, यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। ठीक है? एंगेजमेंट विथड्रॉल के ऊपर भी देखो उसने बात कर दी कि भाई ठीक है, अगर आपने विथड्रॉ कर भी दिया तो वो यही बात बोलेगा, और फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड के केसेस में जो अगला ऑडिटर आएगा उसको भी आप बताओगे, और लीगल एडवाइस भी दे दो कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या आपको विथड्रॉ कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉड एंड एरर की वजह से क्या होता है कि भाई आपको विथड्रॉ नहीं करना पड़ता, आप क्या करते हो, अपना ऑडिट ओपिनियन चेंज कर देते हो। अगेन वही सारी बातें जो हमने लॉज़ एंड रेगुलेशंस में पढ़ी, सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, लॉज़ एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। उसके लिए प्रोसीजर्स बनाना, नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करना, वो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी। नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर है, उसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। ठीक है? सेम फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज़ द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी, तो उसको प्रोसीजर्स बनाने चाहिए कि वो फ्रॉड एंड एरर को आइडेंटिफाई कर सके। बस इट इज दैट सिंपल। और अगर आइडेंटिफाई हो गए तो उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है, किस हायरार्की में करना है, और एंगेजमेंट से विथड्रॉ कैसे करना है, वही सारी ऊपर वाली चीज़ है। करंट इशू है, वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस, बिकॉज़ हम लोग जब आर्टिकल्स कर रहे होंगे ट्रिपल ए के, तो हम लोग वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है? लीगल लायबिलिटी आ जाती है। लॉ, अगेन लायबिलिटी
टू द क्लाइंट एंड लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। क्या कहते हैं लायबिलिटी टू द क्लाइंट, हमारी क्या क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी टू द क्लाइंट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ। द कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑडिटर, द एंगेजमेंट लेटर, and hence can sue the auditor for breach of contract if the auditor delivers negligently prepared report। कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक एग्रीमेंट किया है, एंगेजमेंट लेटर भेजा है ऑडिट करने से पहले कि आप ये चीजें करोगे ऑडिट में। अगर अब आपने उस तरह से काम नहीं किया तो भाई कंपनी आपको सू कर सकती है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। व्हेन कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज ड्यूटीज द ऑडिटर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड स्किल। वही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की बात आ गई, ठीक है, आपने वो चीज एक्सरसाइज करनी है। इफ Generally, if auditors can show that they have complied with professional standards, including auditing standards and ethical requirements, they will not have been negligent। कि अगर आप ये काम कर रहे हो, आप ISAs यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट कर रहे हो, तो फिर आप नेग्लिजेंट नहीं थे, फिर आपने ठीक काम किया। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी थी टुवर्ड्स द क्लाइंट। Liability to third parties क्या हो सकती है? A third party, a person who has no contractual relationship with the auditor may be able to sue the auditors for damages, financial award। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एनरॉन के ऊपर जिस वक्त केस हुआ था, तो एनरॉन के साथ ही केस होना चाहिए था ना केपीएमजी का। एनरॉन, क्योंकि केपीएमजी वाज द ऑडिटर, नहीं सॉरी, आर्थर एंडरसन वाज द ऑडिटर ऑफ एनरॉन। जब एनरॉन के ऊपर केस हुआ तो क्या हुआ कि उस वक्त उनकी ऑडिट कौन करता था? आर्थर एंडरसन करता था। एक जगह पे आर्थर एंडरसन को पकड़ा गया और ऑलमोस्ट 2-3 गलियां छोड़ के यूएसए के अंदर जहां पे आर्थर एंडरसन का ऑफिस था, वहां पे हजारों की तादाद से एविडेंस को जलाया गया। एविडेंस को क्या किया गया? कंसील किया गया। ये आर्थर एंडरसन ने किया था। जब ये बात सामने आई तो क्या हुआ, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वगैरह थे, उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई किसने करनी थी? ये फ्रॉड हो रहा था, ये एरर था, फ्रॉड हो रहा था वहाँ पे। हमें तो किसी ने नहीं बताया फ्रॉड था, और ऑडिटर्स को पता था ये फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने नहीं छुपाई ये बात, उन्होंने छुपा ली ये बात, और शेयर होल्डर्स ने क्या किया? लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, यानी शेयर होल्डर्स की तरफ भी तो है ना आपकी लायबिलिटी, कि भाई आप उनकी कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो आपको उनको इन्फॉर्मेशन तो देनी है। दैट इज़ द केस हियर। वहाँ पे आर्थर एंडरसन को क्या कर दिया गया था कि दुनिया के अंदर या यूएसए के अंदर उसको ब्लॉक कर दिया गया था कि दे कैन नॉट ऑडिट एनी मोर कंपनीज। ठीक है, काफी अरसा उनके ऊपर ये बहन रहा था, फिर उसके बाद उसको खत्म किया गया था। आज बिग फोर है, विच इज पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई एंड डिलॉयट। और इससे पहले बिग फाइव हुआ करती थी, और टॉप पे आर्थर एंडरसन थी, इट वाज ऑन द टॉप। लेकिन इस केस के बाद, एनरॉन वाले स्कैंडल के बाद, उसको क्योंकि बैन कर दिया गया तो वो ऑडिट नहीं कर सकती थी, जिसके बाद उनकी वो गिर गए थे नीचे। इन द tort of negligence, the plaintiff, जिसने किया है, ठीक है, the third party must prove that the defendant, the auditor, owes a duty of care, the defendant has breached the appropriate standard of care as discussed above, the plaintiff has suffered a loss as a direct result of the defendant's breach। defendant कौन होगा? अगर कोई थर्ड पार्टी आपको सू करी है, आप खुद डिफेंडेंट होंगे, ऑडिटर खुद डिफेंडेंट होगा, और जो केस करने वाला है वो बताएगा, प्लेंटिफ होगा, कि किस तरीके से आपने लॉस किया। अब आप शेयर होल्डर थे या बैंक थे जिसने लोन दिया था और कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा था, तो एज एन ऑडिटर यू न्यू कि यू हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस फ्रॉड को रिपोर्ट करो, लेकिन आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर वो थर्ड पार्टी भी सू कर सकती है। ठीक है, हमने क्या चीज पढ़ ली? हमने इसमें पढ़ी कि क्लाइंट के ऊपर कैसे कैसे लायबिलिटी है, कैसे केस हो सकता है, और लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज क्या क्या है हमारी। ठीक हो गया। व्हेन इज ड्यूटी ऑफ केयर ऑड? क्या चीज है? अ ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, where the auditors knew or ought to have to know that the audited financial statements would have made available to or would be relied upon by a particular person or a class of person। The injured party must therefore prove the auditor knew or they should have known that the injured party was likely to rely on the financial statements, जिसमें shareholders आ जाते हैं। The injured party has suffered proximity, that is belongs to a class likely to rely on the financial statements। The injured party did in fact so rely, the injured party would have acted differently if the financial statements had shown a different picture। वो यही बात कह रहे हैं कि भाई देखो, ड्यूटी ऑफ केयर की बात करते हैं, ऑडिटर्स की ड्यूटी ऑफ केयर किस किस के ऊपर है? वो थर्ड पार्टी, शेयर होल्डर, वो लोन प्रोवाइड करने वाला। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉड डिस्क्लोज नहीं हुआ तो उन्होंने उस चीज के ऊपर रिलाई करना था। वो बता रहा है कि जो जिसने केस करना है, जो प्लेंटिफ है, उसने ये चीजें बतानी है कि भाई ये चीजें अगर आप साबित कर दोगे तो ऑडिटर के ऊपर, ऑडिटर की लायबिलिटी थी कि वो आपको भी चीज बताता। उसने अगर आपको नहीं बताई, यू कैन सू द ऑडिटर। ठीक है, ये चीजें ऑडिटर को और आपने साबित करनी है आके एज अ प्लेंटिफ के ऑडिटर की ये जिम्मेदारी थी। ठीक है, अगेन सिंपल सी ये बात ये है कि
एज एन ऑडिटर आपकी लायबिलिटी सिर्फ क्लाइंट के ऊपर नहीं हो सकती, आपकी लायबिलिटी सिर्फ ये नहीं हो सकती कि रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर दूसरी अथॉरिटीज को आपने रिपोर्ट करना है ठीक तरीके से। वो थर्ड पार्टी, वो इंडिविजुअल बंदा जिसने कंपनीज में शेयर लिए हुए, जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ है, वो बैंक जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ है, ये भी आपका इसके ऊपर ये भी आप पे केस कर सकते हैं। दीज आर थर्ड पार्टीज जो जिनके ऊपर आप लायबल हो सकते हो। वो पार्टीज जो कंपनीज को क्रेडिट के ऊपर चीजें बेचती हैं, तो सप्लायर्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करके उनको चीजें बेचते हैं। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथों से होके गुजरी, आपने अप्रूव करवाया, आपने कहा कि वो ठीक है, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि आपने क्यों नहीं ये चीज आइडेंटिफाई की। और अगर पता अब आइडेंटिफिकेशन की जहां तक बात है ना, तो देखो हमें पता है कि वी प्रोवाइड एब्सोल्यूट एंड दूसरी हमारा होती है रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरी होती है हमारे जो हम लोग नहीं प्रोवाइड करते वो कहलाती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब अगर आप रीजनेबल एश्योरेंस में भी आइडेंटिफाई कर चुके थे कि भाई देयर वाज अ फ्रॉड, तो फिर आपने उस बंदे को रिपोर्ट करना था, उस थर्ड पार्टी को। नहीं किया तो भाई सीधी सी बात है, पहले वो ये चीजें प्रूव करेंगे और फिर आपको सू कर देंगे वो, फिर आप उनके लिए भी लायबल हो। गवर्नमेंट तो आपके ऊपर फाइन करेगी ही करेगी, जैसे केपीएमजी के ऊपर अभी दुबई में हुआ, केपीएमजी के ऊपर ईवाई के ऊपर हुआ, कहीं और, ठीक है, वायर कार्ड के केस के अंदर हुआ। और इन चीजों पे फर्म्स के ऊपर तो हुआ, और इसके साथ साथ फर्म्स के ऊपर उन बंदों ने भी केस किया होगा जो इन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते थे सोलली। ठीक है, हैज द ऑडिटर एक्सरसाइज ड्यू प्रोफेशनल केयर, आप इसको काइंडली पढ़ लें। आपको ये बताया कि प्रोफेशनल केयर आपने रखनी है, एथिकल स्टैंडर्ड्स दिखाते हुए, सारी चीजें अप्लाई करते हुए लॉ के साथ, और ये सबको ट्रेन होना है आपने, ड्यू केयर आपने इन्वॉल्व करनी, क्योंकि आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला अगर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर आपने ऑडिट ही कैसे कर लिया, आपके पास तो अपडेटेड नॉलेज ही नहीं थी, तो वो भी आपके खिलाफ लिया जा सकता है जब आप बात करते हो लायबल टू थर्ड पार्टीज या फिर लायबल टू क्लाइंट। उसमें अगर आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इंजन पार्टी सफर्ड अ लॉस, कि भाई उसने क्या कोई लॉस भी इनकर किया, अगर नहीं किया तो फिर तो वो केस नहीं कर सकता, अगर किया तो फिर वो कर सकता है। दिस इज नॉर्मली अ मैटर ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ एक्स relies on the audited financial statements of company A and pays 5 million to buy the company, but it soon becomes clear that the company is worth only 1 million, then a loss of 4 million has been incurred। अब ये कैसे होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी ऑडिट में भी, और एसपीआर में मैंने एक चीज बताई हुई है कि देखो भाई, जो बंदा कंपनी को खरीद रहा होता है ना, कंपनी की वैल्यूएशन करता है, वो वैल्यूएशन किस तरह से करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी जो फिगर होगी जिसको बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो उठाएगा और अगले 10 साल की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएगा, और उस फ्री कैश फ्लो की बेसिस के ऊपर फ्री कैश फ्लोज को लेकर वो कंपनी की वैल्यू करेगा। अब उस वैल्यूएशन को करेगा और फिर डिटरमाइन करेगा मैंने कितने प्राइस पे करने इस कंपनी को खरीदने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ऑडिट के वक्त आपको पता था देयर वाज अ फ्रॉड, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बहुत ज्यादा ओवरस्टेटेड है, होना कम चाहिए था। अगर वो कम हो गया, अगले 10 साल के फोरकास्ट कम हो गए, अगले 10 साल के फोरकास्ट कम हुए, तो फ्री कैश फ्लो की बेसिस के ऊपर वैल्यू जो किया वो वैल्यू भी गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऊपर लॉस भी आ रहा है, तो फिर अगेन वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। क्रिमिनल वर्सेस सिविल लायबिलिटी, इसको काइंडली आप पढ़ लें, फोर से आपने पढ़ के आए हैं, दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी उसने दी हुई है, हम लोग उसको करेंगे नहीं, बिकॉज वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स उसकी तरफ, पास्ट बुक्स की तरफ। रिस्ट्रिक्टिंग ऑडिटर्स लायबिलिटी आप किस तरह से करते हो, रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हो ऑडिटर की लायबिलिटी को, ये मेमोनिक याद रखो, RESTRICTS, रिस्ट्रिक्ट कैसे, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एश्योरेंस रिपोर्ट्स टू देयर स्पेसिफाइड इंटेंडेड पर्पस। रिस्ट्रिक्ट कर दो हमारी रिपोर्ट को, सिर्फ इंटेंडेड पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दो, और किसी चीज को आप नहीं ऑडिट करके। एंगेजमेंट लेटर क्लॉज टू लिमिट द लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, के एंगेजमेंट लेटर के अंदर आपने क्या क्या चीजें कैसे करनी थी उसको भी ठीक तरीके से लिखो। स्क्रीनिंग पोटेंशियल ऑडिट क्लाइंट्स टू एक्सेप्ट ओनली क्लाइंट्स वेयर द रिस्क कैन बी मैनेज। ठीक है, वो क्लाइंट्स का ऑडिट करो जिनको आप मैनेज भी कर सकते हो, जहां पे आपके पास नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, उनको ऑडिट करने के लिए। ऐसे क्लाइंट्स मत उठाओ जो कि आप जिनको ऑडिट नहीं कर सकते, जिसके पास आपका एक्सपीरियंस नहीं है जिनको ऑडिट करने के लिए। टेक स्पेशलिस्ट लीगल एडवाइस ले लो। Respective responsibilities and duties of directors and auditors communicated in the engagement letter and the auditor's report to minimize मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर चीज कम्युनिकेट हो रही हो, ठीक तरीके से हो रही हो ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स की तरफ से। इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस करवा के रखो, अगर कोई आपके ऊपर केस हो भी जाता है इट वुड बी कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस। कैरी आउट हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क, अगेन वही बात जो हम लोग पहले से पढ़ते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो रखो, तो यू विल नॉट हैव इनकर्ड एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि आपने अपने आप को हाई स्टैंडर्ड्स पे काम कराया है। टेक ऑन एन LLP स्टेटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप,
ठीक है? क्योंकि फर्म्स में पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, वो फर्म के ऊपर आएगी। इंडिविजुअली आप बचे रहोगे। सेट अ लायबिलिटी कैप विद क्लाइंट्स के इससे ज़्यादा की लायबिलिटी मेरे ऊपर कभी नहीं आ सकती, मैक्सिमम इतने की आएगी, ठीक है? इससे आगे कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट द इम्पैक्ट ऑफ लिमिटिंग ऑडिटिंग लायबिलिटी के बारे में उसने बताया कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मेथड्स ऑफ लिमिटिंग ऑडिट लायबिलिटी के उसके बारे में आपने बताया हुआ है, ठीक है? कुछ द एक्सपेक्टेशन गैप, यार ये वही चीज़ें हैं इस वक़्त जो कि ऑलरेडी हम लोग F8 में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस गैप, वेयर द यूजर्स बिलीव ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन दे एक्चुअली आर एंड देयरफॉर द ऑडिटर डज़ नॉट परफॉर्म द लेवल ऑफ वर्क टू द यूजर्स एक्सपेक्ट्स। स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस गैप के बारे में उसने बताया है कि ISA स्टैंडर्ड्स जैसे IFRS स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, वैसे उसके अंदर यूजर्स को लगता है कि हर एक चीज़ इनकॉर्पोरेट है ऑडिट के वक़्त, लेकिन वो हो नहीं रही। लायबिलिटी गैप क्या है? वेयर यूजर्स डू नॉट अंडरस्टैंड टू व्हॉम द ऑडिटर इज़ लीगली रिस्पांसिबल। यूजर्स आप पे केस कर दें आके और उनको पता होना हो कि भाई ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है। ब्रिजिंग एंड द एक्सपेक्टेशन गैप, किस तरह से आप एक्सपेक्टेशन गैप को खत्म करते हो, ठीक है? एजुकेट करते हो यूजर्स को। ऑडिटर्स रिपोर्ट नॉट इंक्लूड ग्रेटर डिटेल ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज इन की ऑडिट मैटर्स, ठीक है? सारी की सारी डिटेल अब हुई हुई होती है। रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर्स रिक्वायर मैनेजमेंट टू साइन ऑफ एक्नॉलेज देयर रिस्पांसिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हो कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक तरीके से प्रिपेयर करें, उनकी क्या-क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं। इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड दोज़ चार्ज्ड विद गवर्नेंस, कम्युनिकेशन अपनी इंक्रीज करते हो विद द क्लाइंट, इन शॉर्ट इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द ऑडिटर, एग्जांपल टू ग्रेटर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, यानी कि अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर लो ताकि आपको ज्यादा टेस्टिंग करो। एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं, काइंडली आप इसको ये पढ़ लें। नो क्लार की बात हमने ऊपर की थी। डिस्क्लेमर स्टेटमेंट्स, रिएक्शन टू मैनर मैन डिसीजन, इसको आप पढ़ लें। ठीक हो गया। स्टेटमेंट सेटलमेंट्स ऑफ कोर्ट आउटलॉस, बस इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, सिर्फ एक ये लफ्ज याद रखना कि भाई ऑडिटर की लायबिलिटी क्या है। ऑडिटर अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए हमेशा शुरू से ही बता देता है हर बंदे को कि भाई ये काम हो रहा है। लॉज एंड रेगुलेशंस के केस में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आए और वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से प्रिपेयर करे और ये चीज एक इंश्योर करें कि वो लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? अब जब हम इसमें बात करते हैं हम लोग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉज एंड रेगुलेशंस के वक्त कि वो ऐसे प्रोसीजर्स बनाए कि वो नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई कर सके। फिर अगर नॉन कंप्लायंस उसने आइडेंटिफाई कर ली है तो फिर उसके लिए एक सेपरेट डिफरेंट प्रोसीजर्स है कि अब आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, फिर आपने एंगेजमेंट से विड्रॉल करना है तो कैसे करना है, ठीक है? कर लिया है तो फिर आपने ये नहीं समझना कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। फिर भी अगर आपने विथड्रॉ कर दिए एंगेजमेंट से, तो उस वक़्त भी आपने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है उस ब्रीच को, और प्लस जो अगला ऑडिटर उस कंपनी का आएगा उसको बतानी है ये बात कि यहाँ पे ब्रीच हुआ करते थे। ठीक है? फिर फिर फ्रॉड एंड एरर के केस में ऑडिटर की क्या ज़िम्मेदारी, मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक तरीके से प्रिपेयर हो और दे शुड बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ऑडिटर जो है वो ये चाहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इन शॉर्ट, या वो फ्रॉड से हो या वो एरर से हो। मैं अब ऑडिटर की क्या ज़िम्मेदारी है कि भाई वो प्रोसीजर्स बनाए दैट दे शुड आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर और फिर उनको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे। अब अगर प्रोसीजर्स तो वही सारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वही हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो कि फ्रॉड एंड एरर को हिट कर रहे होते हैं। ठीक है? अब आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कहीं पे कोई मिसस्टेटमेंट हो रही है तो आपने फिर उस चीज़ को मैनेजमेंट के साथ डिस्क्लोज़ करना है, मैनेजमेंट को बताना है देयर इज़ दिस मिसस्टेटमेंट, उसको आप काइंडली ठीक करें। अगर वो नहीं करते तो क्या किस हायरार्की से आपने उसको डिस्क्लोज़ करना है, ये चीज़ हमने बुक में पढ़ी है। फिर फर्दर अगर वो नहीं करते, ना एरर ना फ्रॉड वाली मिसस्टेटमेंट को वो ठीक करते हैं और वो मटीरियल और परवेसिव है या फिर मटीरियल है, तो आपका ऑडिट ओपिनियन कैसे चेंज होता है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया? हमारा जो टॉपिक अब कवर हो गया दैट वाज़ ऑडिटर्स लायबिलिटी। एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन और आज की क्लास फिर खत्म होगी। नॉट जस्ट एन इंट्रोडक्शन बट के एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट भी। इम्पैक्ट ऑन ऑडिट इज ऑडिट रिस्क इन सिंपल वर्ड्स। हम लोगों ने ऊपर ऑडिट रिस्क जिस वक्त पढ़ा था ना, जिस वक्त, तो उस वक्त हमने बोला था वहां पे 4 स्टेप अप्रोच होती है। यहाँ पे बस अब देखो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई अज्यूम कि आपने ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, 10 क्वेश्चन आपने खुद अभी तक सॉल्व कर चुके होगे ऑडिट रिस्क के। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको पता है कि यार बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ बगैर ये 4 स्टेप टेक्निक यूज किए। तो
ये जो यहाँ पे होते हैं ना नीचे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, कोई आपने IS 2 इन्वेंटरी का मसला निकाल दिया ड्यूरिंग प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, तो इम्पैक्ट ऑन ऑडिट भी ऐसे ही लिखोगे भाई, देयर इज एन आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट, फिर ऑडिट रिस्क नहीं लिखोगे, फिर आप बोलोगे देयर इज एन इम्पैक्ट अपॉन द ऑडिट ड्यू टू द एथिकल इशू आइडेंटिफाइड या फिर प्रोफेशनल इशू आइडेंटिफाइड प्रीवियसली, बिकॉज द इन्वेंटरी वुड बी ओवरस्टेटेड एज देयर कैन बी इशू बिटवीन द NRV या फिर IS 37 प्रोविजंस का कुछ इशू उठ के आ सकता है। किस तरह से आप डिस्क्लोज करोगे, ये चीज अब आप क्लियर हो चुकी होगी आई सपोज एंड आई अज्यूम, जिस वक्त से आपने 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिनिमम कर चुके होगे ऑडिट रिस्क के, तो उसकी बेसिस पे आपको ये चीज बड़ी आसानी से अब आती होगी कि ऑडिट रिस्क के ऊपर आपने कैसे लिखना है प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज के अंदर। अगर नहीं भी आती, डोंट वरी, कल परसों हम लोग जिस वक्त इसके नेक्स्ट 2-3 रिकॉर्डिंग्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके कर रहे होंगे क्वेश्चंस, और जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पे इम्पैक्ट कैसे ऑडिट के ऊपर आता है हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे, इसके ऊपर लिखते कैसे हैं, ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज का कोर्स है बहुत लंबा, इसको करते हुए हमें शायद ऑडिट रिस्क और उससे ज्यादा बोरियत हुई है क्योंकि सारा का सारा थ्योरेटिकल था और उससे ज्यादा शायद टाइम लगे। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जितना लंबे क्वेश्चन होते थे ना ऑडिट रिस्क के, प्रोफेशनल बिजनेस रिस्क के हो गए और सब्सटैंटिव प्रोसीजर के हो गए, उनका कोर्स छोटा था, कोर्स मजे का था। क्वेश्चन जो थे वो क्या थे कि भाई वो क्वेश्चन जो होते थे वो बड़े हुआ करते थे बहुत। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि आप लोग ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्स बड़ा है, यहाँ पे थ्योरेटिकल टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसके क्वेश्चंस बड़े मजे के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई की चीज, ICCI मैपा इस्तेमाल किया, लिखा, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और फिर जब 2-3 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे पास्ट एग्जाम करके, तो वी विल मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस मैनेजमेंट और फिर इसको करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।